होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है उमर साकी और आज हम पढ़ने वाले हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में। ये लेक्चर हर एक एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है, चाहे आप डिस्क्रिप्टिव या ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हो। इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट अस बिगिन। आज हमें पढ़ना है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या था? इंडियाज़ मास स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये इंडिया की एक मास स्ट्रगल थी, किसके लिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए, जो 1930 में स्टार्ट हुआ और 1934 में एंड हुआ। मास स्ट्रगल क्यों थी ये? इसके पीछे भी एक वजह है क्योंकि ये मास स्ट्रगल क्यों था। जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है ये इसलिए मास स्ट्रगल था, इसमें बच्चों ने भी, औरतों ने भी, बूढ़ों ने भी, जवान लोगों ने भी शिरकत की, इसीलिए इसको मास मूवमेंट बोला जाता है। तो आगे हम अच्छी तरह से एलॉबरेट करके हर एक पॉइंट को बारीकी से देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि बैकग्राउंड ऑफ द मूवमेंट क्या था। देखो 1928 में आपने पढ़ा होगा कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट आता है। नेहरू रिपोर्ट क्या क्यों आता है? नेहरू रिपोर्ट बनाने के पीछे क्या कारण था? नेहरू रिपोर्ट ब्रिटिश से डिमांड करता है कि आप हमें डोमिनेंट स्टेटस दो 1 साल के अंदर। ये एक वजूहत था। दूसरा, इसके बाद क्या होता है, जो ही नेहरू रिपोर्ट आता है वो ये ब्रिटिश को मांगता है कि आप हमें 1 साल के अंदर डोमिनेंट स्टेटस दो। लेकिन जो ही 1 साल पूरा होता है, ब्रिटिश इस बात पर बिल्कुल भी ब्रिटिश डज नॉट पे हीड, वो कुछ भी अटेंशन नहीं दे रहा है इस नेहरू रिपोर्ट के ऊपर। और जो कांग्रेस के वर्किंग कमेटी है, उसके जो लीडर्स है कांग्रेस के, उन्होंने बाद में क्या किया, 1929 में बाद में लाहौर सेशन होता है जिसको प्रिसाइड करता है जवाहरलाल नेहरू। 1929 में लाहौर में सेशन होता है। इसके बाद कांग्रेस जो है वो बोलते हैं कि अब हमने ब्रिटिश को टाइम दिया था 1 साल का कि आप हमें 1 साल के अंदर डोमिनेंट स्टेटस दो, लेकिन ब्रिटिश ने उस बात को डिनाई किया है, उसने कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया है। अब हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि हमें अब डोमिनेंट स्टेटस की ज़रूरत नहीं है, अब हमें क्या चाहिए? अब हमें पूर्ण स्वराज की ज़रूरत है, अब हमें डोमिनेंट स्टेटस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये डोमिनेंट स्टेटस अब हमें नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। इसीलिए यही बात होती है 1929 के लाहौर सेशन में। कितने वजूहत हुए? 2। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ 26 जनवरी 1930 में ऑब्जर्व किया जाता है इंडिपेंडेंस डे इंडिया में। 26 जनवरी 1930 में इंडिया में इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है। इससे पहले जो जवाहरलाल नेहरू है वो रावी नदी के किनारे इंडिया का फ्लैग भी लहराता है। ये सब वजूहत होते हैं और इसके बाद यही एक नींव रखती है किसकी? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। देखो जो ही जो नेहरू रिपोर्ट भी फेल हुआ, ब्रिटिश ने कोई अटेंशन नहीं दिया। उसके बाद लाहौर सेशन हुआ पूर्ण स्वराज के लिए। उसके बाद कुछ मूवमेंट तेज हुए किसके? इंडिपेंडेंस के लिए कुछ मूवमेंट तेज हुए। तो फिर गांधी जी ने सोचा है कि अब जो ब्रिटिश है वो हमें कोई भी अटेंशन नहीं दे रहा है, अब मुझे कोई क्ल्यू चाहिए, मैं क्या करूं जिससे सारे लोग एक साथ जुड़ जाएंगे। तो इसीलिए गांधी जी ने बाद में एक क्ल्यू पकड़ा है, उसने काम किया, उसने साल्ट को लिया है। क्योंकि साल्ट जो है वो हर एक चीज़ में उस टाइम यूज़ होता था, आज भी यूज़ होता है। और साल्ट पे लगभग 70% टैक्स उस टाइम ब्रिटिश लगाता था। इसीलिए गांधी जी ने फिर इसी सिविल डिसोबीडियंस के दौरान डांडी मार्च किया, वहाँ पर गया। ये आगे हम अच्छी से पढ़ेंगे तो क्या हुआ वहाँ पर। वो डांडी मार्च फिर स्टार्ट करता है। साल्ट को वो एक ऐसा किलो पकड़ता है क्योंकि वो सोचता है अगर मैं साल्ट को लूँगा तो औरतें भी मुझसे जुड़ जाएगी, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान लोग भी, और इससे क्या हो जाएगा, इससे जो ये मूवमेंट है ये एक मास मूवमेंट में तब्दील हो जाएंगे। ये एक बैकग्राउंड था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू करने का। असल बैकग्राउंड क्या था? जो नेहरू रिपोर्ट दिया गया था उसको ब्रिटिशर्स ने डिनाई किया, उस पर ब्रिटिशर्स ने कोई भी अमल नहीं किया। इसी वजह से बाद में लोग गुस्सा हुए, कांग्रेस की कमेटी गुस्सा हुई, उसने बाद में कहा हमें अब क्या चाहिए? हमें अब
पूर्ण स्वराज है। पूर्ण स्वराज मायने क्या होता है? पूर्ण स्वराज मायने होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब हमें चाहे, अब हमें डोमिनेंट स्टेट्स की कोई भी जरूरत नहीं है। तो देखते हैं कि मूवमेंट लॉन्च क्यों हुआ। उससे पहले भी हमने देखा यही बैकग्राउंड क्या था। इसके अलावा कुछ और मतलब वजूहात थे। जो इंडियंस थे वो ब्रिटिश ने कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज लाई थी, उसके भी खिलाफ लोग बहुत ज़्यादा थे, जिनकी वजह से, जिन इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से आम लोगों की एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। हाई टैक्सेस, मैंने अभी आपको बोला है कि साल्ट पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस थे, वो भी एक वजूहात था। और जो गवर्नेंस, उस टाइम जो गवर्नमेंट थे उसमें कोई भी इंडिया का बंदा नहीं था। जो इंडिया के नेटिव लोग थे वो उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट में काम नहीं कर रहे थे। ये भी एक वजह था, क्योंकि कोई आपने देखा होगा कि आर्म्स लॉ पास हुआ, बाकी कुछ लॉ पास हुआ, या प्रेस के कुछ लॉज पास हुए। उस जब गवर्नमेंट में कोई भी इंडिया का बंदा नहीं था तो इंडिया की तरफ से कौन बात का। एक बात मैं आपको बोलूँगा, मैं जहाँ पर भी इंडिया की बात करूँगा, मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि मैं इंडिया की खाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बांग्लादेश की भी बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की भी बात कर रहा हूँ, और आज के इंडिया की भी बात कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, उस गवर्नमेंट में कोई भी रिप्रेजेंटेशन इंडियंस को नहीं थी, और सिविल लाइबिलिटीज थी, जो जिम्मेदारियां होती है गवर्नमेंट्स को, वो भी डिनाई करता था गवर्नमेंट। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट सिविल लोगों पर कोई भी ध्यान नहीं देता था नेशन वाइड। इसके बाद क्या हुआ, जो ही एक मतलब एक आपने देखा हो, एक सेटअप तैयार होता है जब इवेंट्स, चेन ऑफ इवेंट्स होता है, बार 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 बार, और ये एक सेट ऑफ इवेंट्स तैयार होता है, जो सेट ऑफ इवेंट्स बाद में एक बड़े से मूवमेंट को जन्म देते। इसी ऐसे ही इन सारी वजूहातों ने मिलकर एक सेट ऑफ मूवमेंट्स बनाया, और जिन्होंने फिर बाद में मिलकर किसको, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जन्म दिया है। कब? 1930 में। देखो, जो स्ट्रगल चल रही थी किसके अंदर, गांधी जी के अंदर, आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, फिर भी मैं बोलूँगा, जो स्ट्रगल चल रही थी गांधी जी के अंदर वो कहीं पर रुक गई थी। देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, उसके बाद साइमन कमीशन आया, उसके बाद जो स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल थी, वो कहीं पर थोड़ा रुक गई थी। और इसी मतलब फेज को कंटिन्यू करने के लिए लोग चाहते थे कि हमको जो मतलब फ्रीडम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसको आप हम इस स्ट्रेटजी को कंटिन्यू रखेंगे, जिसकी वजह से हमें फ्रीडम मिल जाएगी। इसको कंटिन्यू करना चाह रहे थे लोग भी, कांग्रेस भी, बाकी लोग भी। इन द 1930 में क्या हुआ, जो ही मतलब साइमन कमीशन का रिपोर्ट आया 1928 में, साइमन कमीशन 1927 में यहाँ आया, बाद में जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो कहीं पर थम गई। उसके बाद जो 30s का एरा है, जो 1930 का एरा है, ये दूसरा जन्म दे रहा है किसको, जो फ्रीडम स्ट्रगल हो, फ्रीडम स्ट्रगल था, ये उसको एक पुश देता है 1930s का एरा। वंस अगेन एक पीरियड स्टार्ट होता है, किस कौन सा पीरियड, एक्टिविटी का पीरियड 1930 में दोबारा स्टार्ट होता है। और क्या होता है, 1930 में ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में। कुछ कम्युनल, जो कम्युनल अवार्ड्स है, कम्युनल अवार्ड्स दिए गए उस 1930 में। ये आपको मैं बोलूँगा कि देखो, यहीं पर बोलता हूँ थोड़ा बहुत, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। कम्युनल अवार्ड्स क्या थे, जो मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, जो दलित थे, उनको गवर्नमेंट ने एक अलग रिप्रेजेंटेशन दी थी। मतलब कि जो गवर्नमेंट बोल रहा था, मतलब जो ब्रिटिशर्स का आम चल रहा था डिवाइड एंड रूल, वही ब्रिटिशर्स ने कंटिन्यू किया। उन्होंने इंडियन की कम्युनिटीज़ को अलग से डिवाइड किया, मतलब मुस्लिम्स को अलग किया, सिख्स को अलग किया, दलित्स को अलग किया, हिंदूज को अलग किया। बीच में ही एक मतलब एक दरार डाली, जिसकी वजह से देश को मतलब अलग अलग करके रखा, जुड़ने नहीं दिया। कम्युनल अवार्ड्स भी दिए गए थी इसी 1930 एरा के बीच में। कराची सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ, जो अभी हमने पढ़ा है। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन लाया गया फंडामेंटल राइट्स पे, इकोनॉमिक प्रोग्राम आया, ऑल टू प्लेस। ये सारा एक मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 1930 के एरा में सब हुआ एक ही साथ। तो इस 1930 ने क्या किया है, एक पुश दिया है किसको, फ्रीडम स्ट्रगल को आगे चलने के लिए। अब हम देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे स्टार्ट होता है। यहाँ तक हमने बैकग्राउंड देखा है कि क्या हुआ। अब हम देखेंगे थोड़ा बहुत मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ है। देखो,
जो कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस था, ये कलकत्ता में हुआ, कब हुआ? ये कलकत्ता में 1928 में हुआ। नेहरू रिपोर्ट इस सेशन में अप्रूव किया गया। नेहरू रिपोर्ट, अभी मैंने आपको बोला क्या नेहरू रिपोर्ट क्या था। नेहरू रिपोर्ट का मायने था हम, आप हमें क्या दो, डोमिनेंट स्टेटस दो। उसके बाद क्या होता है, जो यंग एलिमेंट्स थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस था, सत्यामूर्ति था, कुछ थे, ये डिससेटिस्फाई हुए किससे, डोमिनेंट स्टेटस से। 1928 में नेहरू रिपोर्ट ने बोला था हमें क्या दो आप, डोमिनेंट स्टेटस दो। लेकिन उसके बाद जो यंग लीडर्स थे ये बहुत ज़्यादा मतलब डिससेटिस्फाई हुए। यंग लीडर्स ने अब सोचा कि हमें अब डोमिनेंट स्टेटस की ज़रूरत नहीं है, हमें अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। जो हम ये मांग कर रहे हैं डोमिनेंट स्टेटस के लिए, कहीं ना कहीं हम अपने ही पैर पर अब कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमें अब डोमिनेंट स्टेटस की ज़रूरत नहीं है, हमें अब कंप्लीट पूर्ण स्वराज की ज़रूरत है। इसके बाद इंस्टीट्यूट उन्होंने डिमांड किया है, क्या डिमांड किया है, हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए। लेकिन जो ओल्ड लीडर्स थे, लाइक गांधी था, महात्मा गांधी था, उसमें मोतीलाल नेहरू था, वो क्या विश करते थे, वो विश करते थे जो हम डोमिनेंट स्टेटस बार बार मांगते आ रहे हैं इस टाइम तक, अब हमें लग रहा है कि डोमिनेंट स्टेटस हमें इंडिया को मिल जाएगा। लेकिन अब हमें जल्दबाजी में आकर इस डोमिनेंट स्टेटस की मांग को यूं ही तेजी में नहीं छोड़नी होगी। हमें अब ये मांग कंटिन्यू, एक देखो आपने देखा होगा कि एक ग्रुप था कांग्रेस का जो मॉडरेट्स का ग्रुप था, जो मतलब मॉडरेट्स थे। दूसरा ग्रुप था जो एक्सट्रीमिस्ट्स थे। एक्सट्रीमिस्ट्स कुछ रेडिकल कंडीशन जो मतलब प्रोटेस्ट्स होते थे उन पर भरोसा ज़्यादा करता था। और जो मॉडरेट्स का ग्रुप था, मॉडरेट्स ग्रुप ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट में वो अपील्स डालता था, प्ले डालता था और कुछ पेटिशनस डालता था और गवर्नमेंट से कॉन्स्टिट्यूशनली मांग करता था। वही जो मॉडरेट्स का ग्रुप था जिसमें गांधी था, मोतीलाल नेहरू था, वो बोलते थे कि हमें अब ये डोमिनेंट स्टेटस की जो हमने मांग रखी है उसको हमें जल्दबाजी में अब नहीं छोड़नी है, हमें ये कंटिन्यू रखनी है। ओवर द डेवलपर, ये हमने पढ़ा है अभी, जो ईयर्स लगे हैं हमें किसको, इस मांग को बनाने के लिए। अब हमें लग रहा है कि ये मांग कंप्लीट होगी, अब हमें जल्दबाजी में आकर इस मांग को छोड़ना नहीं चाहिए। ये गांधी जी और मोतीलाल नेहरू का कहना था डोमिनेंट स्टेट्स के बारे में। और बाद में क्या हुआ, जो मोतीलाल नेहरू और जो महात्मा गांधी था, इसने काम किया। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, उन्होंने 2 इयर्स ग्रेस टाइम दिया। और देखो डोमिनेंट स्टेट्स के लिए क्या किया गया था, 1928 में जो लाहौर सेशन हुआ था, उन्होंने बोला था हमें 1 ईयर के अंदर दो। लेकिन अब 2 इयर्स का समय दिया है मोतीलाल नेहरू और गांधी जी ने, किसको, गवर्नमेंट को, क्या आप हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं भाई, हमें डोमिनेंट स्टेटस आप दो। लेकिन जो बाद में काम हुआ, जो यंगर एलिमेंट्स थे इस पीरियड के अंदर, जो जिनका नाम अभी हमने पढ़ा था, उनके प्रेशर में आकर थोड़ा बहुत जो कांग्रेस के लीडर्स थे, खासकर गांधी जी, उसने इस डोमिनेंट स्टेट्स की मांग को अब 2 साल उसने ग्रेस टाइम दिया था किसको, ब्रिटिशर्स को, उसको अब गांधी जी ने खाली 1 साल पर लाया कि नहीं अब हमें खाली 1 साल में चाहे, अब हमें ब्रिटिशर्स को 2 साल इसको देने के लिए नहीं देंगे। इसके बाद कांग्रेस ने डिसाइड किया कि कांग्रेस ने डिसाइड किया अब इसके बाद, अगर इफ गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन डोमिनेंट स्टेटस बाय द एंड ऑफ द ईयर, अगर 1 ईयर के अंदर गवर्नमेंट इसको डोमिनेंट स्टेटस की मांग को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो कांग्रेस क्या करेगा, कांग्रेस एक बड़ा सा स्टेप लेगा। कांग्रेस खाली कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांगेगी, बल्कि कांग्रेस अब एक बड़ा सा मूवमेंट को लॉन्च करेगी, जिस मूवमेंट का नाम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब यही से जो टाइम पीरियड दिया गया था ब्रिटिश को, यही एक बुनियाद बनी किसके लिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए। अब आपने देखा है कि कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। कांग्रेस ने पहले 2 साल का टाइम दिया था, बाद में कांग्रेस ने बोला नहीं, अब हम ब्रिटिशर्स को खाली 1 साल का टाइम देंगे, लेकिन
अगर ब्रिटिशर्स ने 1 साल के अंदर इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, हम खाली कंप्लीट इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स से नहीं मांगेंगे, बल्कि वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस देने से नकार करेंगे तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक बड़ा सा मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। लेकिन कौन? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें लोगों को बोला गया है बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कि आप जो ब्रिटिशर्स का यहाँ पर चल रहा है, चाहे जो मुलाजिम है वो मुलाजमत छोड़ दे ब्रिटिशर्स की, जो स्कूल में पढ़ रहे वो ब्रिटिशर्स के स्कूलों को बाइकाट करें, और जो ब्रिटिशर्स के मतलब कपड़े लगा रहा है और कुछ भी ब्रिटिशर्स का यूज का, ओवरऑल आप सब कुछ जो भी ब्रिटिशर्स का आपके पास है आप उस सब कुछ को बाइकाट करो, बिल्कुल बाइकाट करो। बस यही एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। क्यों? जो ब्रिटिशर्स है उसको हमें डिसओबे करना है, हमें ब्रिटिशर्स का कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करना है। ये कब बोला है? ये गांधी जी और मोतीलाल नेहरू ने बोला है ब्रिटिशर्स को, अगर आप हमें डोमिनेंट स्टेटस 1 साल के अंदर नहीं दोगे तो। इसके बाद अब हम देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कुछ मांगी रखी गई थी। गांधी जी ने 11 डिमांड्स रखी थी टू फॉरवर्ड द मैंडेट गिवन बाय द लाहौर, जो लाहौर कांग्रेस ने गांधी जी को मैंडेट दिया था, उसमें गांधी जी ने कुछ 11 डिमांड्स का जिक्र किया था। इन द गवर्नमेंट इंडिया अल्टीमेटम दिया गया था गवर्नमेंट को, आप 31 जनवरी 1930 तक इन सब डिमांड्स को आप एक्सेप्ट करो। ये गांधी जी ने किसको दिया था? ये गांधी जी ने 11 डिमांड्स रखी थी, बिल्कुल पेपर पर दिए ब्रिटिशर्स को, और टाइम दिया कि आप 31 जनवरी 1930 तक इन सारी डिमांड्स को एक्सेप्ट करो। ये डिमांड्स क्या थी? अब हम देखेंगे जो गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के आगे 11 डिमांड्स रखी, इन 11 डिमांड्स का मतलब क्या था, क्या थी ये 11 डिमांड्स? पहली डिमांड जो थी रिड्यूस, गांधी जी ने बोला है आप रिड्यूस करो एक्सपेंडिचर ऑन आर्मी एंड सिविल सर्विसेज बाय 50%। देखो, जो भी इनकम जनरेट हो रही थी इंडिया में वो ज्यादा से ज्यादा, मतलब 50% से ज्यादा जो इनकम इंडिया में जनरेट हो रही थी टैक्सेस की वजह से, बाकी की वजह से, वो सारा किस पे खर्च कर रहा था ब्रिटिश? वो डिफेंस पे खर्च कर रहा, खाली इंडियन डिफेंस पे नहीं बल्कि जो इंडिया के नेबर ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी उनमें भी, या जो ब्रिटेन में लग रहा था डिफेंस के लिए, वहां पर भी खर्चा कर रहा था ब्रिटिश इससे। तो यही फर्स्ट डिमांड रखी गांधी जी ने, जो आपने ये बहुत ज्यादा मतलब आप आर्मी पे खर्च कर रहे हैं, इस एक्सपेंडिचर को आप, अगर आप 100 रुपया कर रहे हैं आर्मी पे खर्च, आप खाली 50 रुपया करो, 50 को देश के लिए इस्तेमाल करो। ये एक डिमांड थी। इंट्रोड्यूस टोटल प्रोहिबिशन, दूसरी क्या थी जो गांधी जी ने दूसरी डिमांड रखी थी? वो गांधी जी ने ये डिमांड रखी थी कि आपने जो अल्कोहल का दुकान है यहाँ पर इंडिया में खोली है, आप टोटल 100% प्रोहिबिशन लगाओ अल्कोहल पर, बल्कि जो शराब है इंडिया में जहाँ पर भी लोग शराब पी रहे हैं, लोगों को शराब मिल रहा है, कम दामों में मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों की मेंटल हालात खराब हो, क्योंकि ब्रिटिशर्स का मकसद ही यही था कि जो इंडिया के नेटिव है उनका दिमाग बिल्कुल भी ठिकाने पर नहीं रहे, इसकी वजह से बाद में हम उन पर अच्छी तरह से रूल करेंगे। तो गांधी जी ने डिमांड रखी है गवर्नमेंट के आगे, जो भी यहाँ पर अल्कोहल कंज्यूम हो रहा है, लोग पी रहे हैं, लोगों को मिल रहा है अल्कोहल, शराब लोगों को मिल रहा है, आप इस पर 100% बैन लगाओ। ये दूसरा पॉइंट था। अब आते हैं हम तीसरी पॉइंट पर, कैरी आउट रिफॉर्म्स इन द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। जो सीआईडी का डिपार्टमेंट था, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, इसमें आप कुछ रिफॉर्म्स करो, उसमें कुछ गलतियां थी तो आप इन गलतियों को चेंज करो, सीआईडी में आप कुछ रिफॉर्म्स लाओ। उसके बाद क्या था? चेंज द आर्म्स एक्ट अलाउइंग पॉपुलर कंट्रोल ऑफ इशू ऑफ फायर आर्म्स लाइसेंस। गांधी जी ने बोला है कि जो आर्म्स एक्ट आया था 18 समथिंग में आया था, उसको आप चेंज करो, जो इंडिया के लोग हैं उनको भी आप मतलब आर्म्स रखने का या आर्म्स लाइसेंस देने का कोई इख्तियार दो। ये गांधी जी का कहना था फोर्थ डिमांड में। फिफ्थ डिमांड क्या थी? रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स। जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उस टाइम, जो जिनको बंद किया गया था उस किस में, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था साइमन कमीशन से पहले, उसमें जो पॉलिटिकल कुछ लीडर्स थे, प्रिजनर्स थे, उनको बंद किया गया था, उनको दोबारा से रिलीज करने की डिमांड, फिफ्थ डिमांड गांधी जी ने रखी, किसके सामने? ब्रिटिशर्स के सामने। इसके बाद क्या आता है? छठा पॉइंट,
एक्सेप्ट पोस्टल रिजर्वेशन बिल। देखो क्या होता था, जो इंडिया का प्रेस था, गांधी जी वांटेड इंडियन न्यूज़पेपर्स टू गेट इक्वल पोस्टल रेट्स। जो गांधी जी का, जो इंडिया का मतलब न्यूज़पेपर था, गांधी जी चाहता था जिन रेट्स पे, मतलब जिस डिस्काउंट पे ब्रिटिश का पेपर यहाँ पर बिक रहा है, मिसाल अगर ब्रिटिश का पेपर 1 रुपए पे बिक रहा था तो इंडिया का पेपर वहीं पर 5 रुपए पे बिक रहा था। इसकी वजह से क्या होता था, जो मतलब इंडिया की मैसेज थी, लोग उस टाइम पेपर को नहीं खरीद पाते थे ड्यू टू टैक्सेस, या बहुत ज़्यादा कॉस्ट था, अनफेयर कॉस्ट था किस पर, न्यूज़पेपर्स पे। तो उसकी वजह से लोगों को कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी देश में क्या हो रहा है, या कांग्रेस क्या करने जा रही थी, या मुस्लिम लीग या अदर ऑर्गेनाइजेशंस का उनका प्लान क्या है, ये लोगों को पता नहीं चल रहा था। इसीलिए गांधी जी ने बोला है गवर्नमेंट को, जो आपने यहाँ पर क्या किया है, जो प्रेस पर आपने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए, इसको आप बिल्कुल कम करें। उसी रेट पर हमारा प्रेस भी बिकना चाहिए जिस रेट पर आपका खुद का प्रेस यहाँ पर बिक रहा है। ये सिक्स्थ डिमांड थी गांधी जी की ब्रिटिशर्स के सामने। अब आते हैं हम सेवंथ पे, रिड्यूस रुपए स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशो टू। देखो क्या हुआ था, गांधी जी वांटेड टू वैल्यू ऑफ द इंडियन रूपी। गांधी जी चाहता था जो इंडियन रूपी है उसका वैल्यू ब्रिटिश की रुपए में बिल्कुल बरकरार बरकरार रहे, क्योंकि जो इंडिया की रुपए थी ये ब्रिटिशर्स की वजह से बहुत ज़्यादा गिर गई थी। एक बार आपने देखा होगा कि इंडिया इंडिया इंडिविजुअली 1/3 ऑफ द जीडीपी पूरा वर्ल्ड की कंट्रीब्यूट कर रहा था, किस दौर में, मुगल्स के दौर में। लेकिन जो ही अंग्रेज यहाँ पर आए, उन्होंने इंडियन रुपीज़ की बहुत ज़्यादा मतलब बेइज्जती की, उसको बहुत ज़्यादा डिवैल्यू किया है। वही डिमांड गांधी जी ने रखी है कि आप जो ये इंडियन रुपीज़ को बहुत ज़्यादा डिवैल्यू कर रहे हैं, इसकी वैल्यू नहीं रही है ब्रिटिश रुपए के सामने। अगर हम ब्रिटिश का 1 रुपए खरीदे, हमें यहाँ से 10 रुपए देने पड़ते हैं। इसीलिए आप क्या करो, जो इंडियन रुपीज़ और ब्रिटिशर्स रुपीज़ है उनको आप इक्वल वैल्यू पर लाओ। ये सेवंथ डिमांड थी गांधी जी की। अब आते हैं हम एट्थ डिमांड की तरफ, इंट्रोड्यूस टेक्सटाइल प्रोटेक्शन। जो इंडिया में टेक्सटाइल मिल्स थी, देखो ब्रिटिशर्स यहाँ से रॉ मटेरियल ले रहा था ब्रिटेन, वहां पर उस पर कुछ थोड़ा बहुत काम हो रहा था, बाद में वही माल आ रहा था इंडिया में, और इंडिया में वही माल बिक रहा था सस्ता। किससे सस्ता, लेकिन अगर इंडिया के खुद के गुड्स है, अगर इंडिया के खुद के टेक्सटाइल गुड्स है, वो अगर 50 रुपए में बिक रहे हैं, तो जो मतलब ब्रिटिश का था, जो ब्रिटिश से आता था, वो खाली 30 रुपए में बिक रहा था ब्रिटिश का आया हुआ। मतलब इंडियन ब्रिटिशर्स का मतलब ही था जो इंडियन टेक्सटाइल मिलर्स यहाँ पर है उनको हम डिफ्रेम करेंगे, उनको हम यहाँ से मिटाएंगे। उसी लिए गांधी जी ने कहा है जो यहाँ की टेक्सटाइल प्रोटेक्शन मिलर्स है, कंपनीज है, उनको आप एक प्रोटेक्शन दो। ये एट्थ डिमांड थी। अब नाइन्थ डिमांड क्या थी, रिजर्व कोस्टल शिपिंग फॉर इंडिया। इंडियंस के लिए कोस्टल शिपिंग, क्योंकि जो मतलब समुद्री ट्रेड था, जो मतलब मेरीन टाइम ट्रेड जो था, पानी से जो ट्रेड चल रहा था बाकी मुल्कों से इंडिया का, उसमें कहाँ है जो पोस्टल शिपिंग है, जहाँ पर मतलब शिप्स लगेगी, मतलब किस कहाँ पर पोस्टल शिपिंग, कोस्टल एरियाज में शिप्स लगेगी, वहाँ पर इंडियन शिप्स के लिए भी रिजर्व कोस्टल शिप्स रहनी चाहिए। ये नाइन्थ डिमांड थे। टेंथ डिमांड क्या थी, रिड्यूस लैंड रेवेन्यू बाय 50%। लैंड रेवेन्यू की कहानी आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी, उसमें बहुत ज़्यादा टैक्सेस इंडिया ने यहाँ पर रोयतवारी सिस्टम लगाया था, यहाँ पर मालवारी सिस्टम लगाया था, बहुत ज़्यादा मतलब लैंड रेवेन्यू यहाँ से इंडिया कनेक्ट, ये ब्रिटिशर्स कनेक्ट कर रहा था। मतलब कहीं पर ब्रिटिशर्स कह रहा था कि आफ्ताब डूबने से पहले आप हमें लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करके दो, या कुछ और अगर आपको मतलब हमें वन बाय वन दो, आप एक हिस्सा रखो, हमें एक हिस्सा रखो, दे दो। कहीं पर लैंड रेवेन्यू 60% भी चला गया था। तो यही इंडियंस ने डिमांड रखी है कि जो लैंड रेवेन्यू है उसको आप 50% पे वापस लाए। उसको मिसाल अगर इंडियंस को 10 रुपये लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था फॉर एग्जाम्पल, तो आप गांधी जी ने कहा है इसको आप खाली 5 रुपये कीजिए। अब आते हैं हम एट्थ डिमांड पर, एबोल्यूशन ऑफ साल्ट टैक्स एंड गवर्नमेंट साल्ट मोनोपोली। देखो साल्ट क्या था, साल्ट सिंबल कर रहा था हर एक चीज की, क्योंकि जो साल्ट था, साल्ट हर एक चीज में यूज
हो रहा था। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा, गांधी जी ने कहा कि जो साल्ट पर आपने 70%, नॉट ए जोक, साल्ट पे 70% टैक्स था जो भी इंडिया में निकल रहा था, खुद का इंडिजीनियस साल्ट, उस पर 50% का टैक्स था। तो गांधी जी ने कहा है ब्रिटिशर से, जो भी आप टैक्स लगा रहे हो इस टाइम साल्ट पे, तो इस साल्ट को, इस टैक्स को आप कम करें बहुत ज्यादा। और जो गवर्नमेंट है यहाँ की, इंडिया की गवर्नमेंट है, इसको आप मतलब जो यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट थी, आप इंडियंस को बिल्कुल इस साल्ट पे मोनोपोली दो। ये 11th डिमांड थी गांधी जी की। तो आपने अब देखा होगा कि कौन सी 11 डिमांड्स गांधी जी ने ब्रिटिश के सामने रखी है, लेकिन ब्रिटिश ने इन डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं किया है, जिसकी बदले में फिर क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो विद द नो पोजिशन रेस्पॉन्स फॉर्मेटिंग फॉर द गवर्नमेंट ऑन दिस डिमांड्स, ये मैंने अभी बोला है आपको कि जो ये डिमांड्स थी, गांधी जी ने 11 डिमांड्स ब्रिटिशर्स के सामने रखी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उन पर कोई भी अटेंशन नहीं दिया है। और जो वर्किंग कमेटी थी कांग्रेस की, उन्होंने इन्वेस्टेड किया है गांधी जी को, उन्होंने फुल पावर दिया है कि आप अब भाई क्या करो, जो आपने डिमांड्स रखी थी ब्रिटिशर्स के सामने, ब्रिटिशर्स ने उनको नहीं माना, तो अब आप खुद एक्शन लो। आपने जो बोला था कि मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करूंगा, तो आप अब काम करो, आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अब स्टार्ट करो। और गांधी जी को यह भी बोला गया है, जो गांधी जी को टाइम मर्जी होगा, जिस टाइम गांधी जी चाहेगा उस टाइम ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करेगा। और जो गांधी जी की प्लेस होगी, जहां पर गांधी जी चाहेगा वहां पर गांधी जी अब क्या करेगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेगा। तो जो 11 डिमांड्स रखी गई थी ब्रिटिशर्स के सामने, ब्रिटिशर्स ने वो नहीं मानी। बाद में अब क्या हुआ, गांधी जी ने अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। अब गांधी जी को पावर दिया गया है, किसने, कांग्रेस ने, कि भाई अब आप काम करो, आप खुद प्लेस चुनो, आप खुद टाइम चुनो, और आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को आप स्टार्ट करो, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स है वो ऐसे मानने वाली नहीं है। By February end, Gandhi had decided to make salt the center formula of the movement. फरवरी के एंड आते आते गांधी जी ने ये डिसाइड किया है, अब मैं क्या करूंगा, मैं साल्ट को अब सेंटर ऑफ द मूवमेंट बनाऊंगा। अब मैं साला मतलब जो भी डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो सारी खेल थी, वो गांधी जी ने सोचा है मैं अब ये सारी खेल किसके इर्द गिर्द चलाऊंगा, साल्ट के इर्द गिर्द, क्योंकि जो लोकल पॉपुलेशन है इंडिया की वो भी अब मुझसे जुड़ जाएगी, और जो औरतें हैं वो भी जुड़ जाएगी। इसी वजह से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इसको बाद में डांडी मार्च बोला गया है, और इसको एक मास मूवमेंट के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, बोला जाता है कि 60,000 पीपल उस टाइम गांधी जी के साथ है, जब गांधी जी ने डांडी की तरफ मार्च किया है साल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए। ये अब हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, अब हम देखेंगे कि अब जो गांधी जी को फुल अथॉरिटी मिली है कि आप क्या करो, अब आप साल्ट जो डांडी मार्च है, अब आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करें। तो उसी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अब क्या करता है गांधी जी अब साल्ट मार्च, जिसको आप डांडी मार्च भी बोलते हैं, क्यों क्यों बोलते हैं डांडी मार्च, क्योंकि जो जहां पर गांधी जी ने साल्ट उठाया है, जहां पर गांधी जी ने साल्ट लॉ को ब्रेक किया, उस जगह को हम डांडी के नाम से जानते हैं। इसीलिए साल्ट मार्च को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दूसरा नाम डांडी मार्च भी बोला जाता है, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वाइट फ्लोइंग रिवर भी बोला जाता है। देखो 12 मार्च 1930, जो 12 मार्च जो ही आया 1930 में, गांधी जी ने स्टार्ट किया है साल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी। देखो 12 मार्च 1930 में काम होता है, गांधी जी साबरमती आश्रम से निकल जाते, और निकलते निकलते गांधी जी ये बात बोलते हैं, जब तक मैं इंडिया को अब आज़ाद नहीं करूंगा, तब तक मैं साबरमती आश्रम वापस नहीं आऊंगा। और फिर हुआ भी यही है, जो गांधी जी है, हालांकि इंडिया आज़ाद हुआ भी, इंडिया भी इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन जो गांधी जी है ये बाद में वापस साबरमती आश्रम कभी नहीं गए। ये आप याद रखना कि गांधी जी ने जो ही वो साबरमती आश्रम से निकले हैं दांडी मार्च को स्टार्ट करने के लिए, उस टाइम गांधी जी ने बोला है मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक न जो मैं
इंडिया को आज़ाद करके रहूँगा। लेकिन इंडिया आज़ाद भी हुआ है, लेकिन गांधी जी बाद में दोबारा मरते दम तक साबरमती आश्रम आज़ाद होने के बाद भी नहीं वापस गया। तो उसके बाद क्या होता है, 12 मार्च के बाद में गांधी जी कवर करता है 240 किलोमीटर 20 डेज में। उस टाइम गांधी जी के साथ 78 फॉलोवर्स निकले। जो ही गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी की तरफ निकले, साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 किलोमीटर की गैप थी। गांधी जी को 24 डेज लगे कहाँ तक, साबरमती आश्रम से दांडी तक पहुंचने के लिए। उस टाइम गांधी जी के साथ 78 फॉलोवर्स थे। लेकिन बोला जाता है जो ही मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जो गांधी जी आगे आगे चल रहे, पीछे बराबर 60,000 पीपल या उससे ज्यादा भी गांधी जी के साथ इकट्ठे हुए। जहां जहां पर भी गांधी जी स्टे लेता था, वहां पर गांधी जी लोगों को बोलता था कि हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करना है, हमें नॉन वायलेंस को इख्तियार करना है, हमें वायलेंस इख्तियार नहीं करने। इसी दौर में जो गांधी जी है वो लॉर्ड इरविन को लेटर भेजता है कि मैं चला हूँ दांडी की तरफ साल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए। अगर आप में हिम्मत है, अगर ब्रिटिशर्स में हिम्मत है तो आके हमें आप रोक दीजिए। तो बाद में क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। देखो जो गांधी जी के साथ कितने फॉलोवर्स थे, पहले 78 फॉलोवर्स थे, लेकिन जो ही फॉलोवर्स बढ़ गए, लेकिन उन सब लोगों ने व्हाइट कुर्ता पहना था, व्हाइट कपड़े पहने थे। इसीलिए जो दांडी मार्च है इसको आप व्हाइट फ्लोइंग रिवर की वजह से नाम से भी जानते हैं। क्यों बोला जाता है इसको व्हाइट फ्लोइंग रिवर? क्योंकि जो भी गांधी जी के साथ बहुत सारे लोग थे, लगभग 60,000 प्लस लोग थे, ये एक रिवर की तरह ये मूवमेंट बह रही थी। इतने, और वाइट क्यों था? क्योंकि सब लोगों ने वाइट कपड़े पहने थे, इसीलिए इसको व्हाइट फ्लोइंग रिवर भी बोला जाता है। 6 अप्रैल 1930 में क्या काम होता है, जो गांधी जी है वो दांडी तक पहुंचता है और वहां पर गांधी जी क्या करता है, साल्ट लॉ को ब्रेक करता है बाय मेकिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचता है, वहां पर वो सी से कुछ मतलब साल्ट वाटर खींचता है हाथ में और साल्ट लॉ को उसी टाइम 6 अप्रैल 1930 में ब्रेक करता है गांधी जी। किसको? साल्ट लॉ को। और जो टैक्स था साल्ट पे वो लोग अब इनकार करेंगे देने से। साल्ट सिंबलाइज ब्रिटिश कंट्रोल ओवर एसेंशियल गुड्स। साल्ट का मायने क्या था? जो साल्ट था ये एक सिंबल थी जो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था ओवर एसेंशियल गुड्स पर। तो उसके बाद जो दांडी मार्च चल रहा था, उसी दौर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौर में ही जो खान अब्दुल गफार खान था, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में लीडर था। वहां पर उसने, खान अब्दुल गफार खान ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम रखा गया था खुदाई खिदमत गारज। खुदाई खिदमत गारज एक कमेटी बनाई थी खान अब्दुल गफार खान ने, और उनको रेड शर्ट्स भी बोला जाता है। आप ये बात याद रखना, जो खुदाई खिदमत गारज है जिनका मतलब चीफ मेंबर कौन था, खान अब्दुल गफार खान, उनको रेड शर्ट्स भी बोला जाता है क्योंकि वो अक्सर रेड शर्ट्स पहनते थे। और खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर ऑफ गांधी भी बोला जाता है क्योंकि ये गांधी जी से बहुत इंस्पायर था और गांधी जी इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर था, इसीलिए खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर ऑफ गांधी भी बोला जाता है। तो ये एक तस्वीर है दांडी मार्च की, जब गांधी जी आ रहा था लोगों के साथ, कहां पर? दांडी पहुंचने के लिए। वहां पर क्या करना था? साल्ट लॉ को ब्रेक करना था। वो ये उसी टाइम की ली हुई तस्वीर है। तो सेपरेट ऑफ द मूवमेंट पीपल अक्रॉस द इंडिया, उन्होंने सब लोगों ने ज्वाइन किया है किसको? दांडी मार्च को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। एक्शंस इंक्लूड मेकिंग साल्ट, बाइकॉटिंग फॉरेन गुड्स, रिफ्यूजिंग टैक्सेस। जो लोगों को क्या करना था, लोगों ने कहा था हम खुद साल्ट आप बनाएंगे, हम बाइकआउट करेंगे फॉरेन गुड्स को, जो भी ब्रिटिश की तरफ से आता है, चाहे वो कपड़ा हो, नौकरी हो, स्कूल हो या और भी कुछ हो, वो हम उस सब को बाइकआउट करेंगे और रिफ्यूज करेंगे हम किसको? जो हम टैक्सेस देते हैं। किसको टैक्स देते हैं? जो हम ब्रिटिशर्स को टैक्स देते हैं। लेकिन जो मतलब ये रिफ्यूजन का पार्ट है, जो ब्रिटिशर्स से नौकरी, वहां पर अगर कोई ब्रिटिशर्स के अंदर काम कर रहा था, नौकरी कर रहा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उनको बोला गया था कि आप नौकरी को छोड़ो। लेकिन जो क्वाइट इंडियन मूवमेंट 1942 में आया, जो हुआ, उस टाइम गांधी जी ने बोला था लोगों को कि आप नौकरी मत छोड़ो। वो मैंने अच्छी तरह से
जो मैंने क्वाइट इंडियन मूवमेंट पढ़ा है, आप मैं आई बटन में ये लिंक भी दूंगा कि आप जाके उस क्वाइट इंडियन मूवमेंट को पढ़िए, और वहाँ पर मैंने अच्छी तरह से समझा है कि लोगों को उस टाइम कौन सी हिदायत मिली थी। उसके बाद मनी पीपल उन्होंने गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन किया है। वुमेन एंड स्टूडेंट्स उन्होंने भी भरपूर पार्टिसिपेशन की है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। इसी की वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एक मास मूवमेंट के रूप में देखा जाता है। हाँ, अब इंडियंस ने क्या किया है, इंडियंस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया। अब बारी आती है ब्रिटिशर्स की, क्योंकि गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को लिखा था कि अगर आप में कुछ पावर है तो आके हमें रोकिए। तो उसके बाद जो ही लॉर्ड इरविन ने देखा ये एक मतलब मूवमेंट की स्टार्ट है, अभी ये साल्ट लॉ को ब्रेक करने जा रहे, तो इतना बड़ा हंगामा हो रहा है। तो उसके बदले में फिर लॉर्ड इरविन बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, उसको बहुत ही गुस्सा आ गया कि अगर ये स्टार्टिंग है मूवमेंट की, जब एंडिंग होगी मूवमेंट की तो उस टाइम मूवमेंट कहाँ पहुंच जाएगा। तो लॉर्ड इरविन ने काम किया, उसने बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लाठी चार्ज किया है लोगों पर। उसने नहीं देखा है मतलब कौन बूढ़ा है या छोटा है, औरत है, जवान है, कोई भी है, मतलब किसी भी कम्युनिटी से है, चाहे वो दलित है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो हिंदू है, या कोई और रिलीजन का बंदा है, जैन है, बुद्ध है, उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है। उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब ब्रूटल मतलब सेपरेशन किया उस टाइम, बहुत ज़्यादा लोगों को पीटा। और उस टाइम क्या हुआ था, ब्रिटिश खुद भी एक्सपोज हुआ था उस टाइम, क्योंकि वहाँ पर जो वर्ल्ड की सारी प्रेस थी, वर्ल्ड मीडिया वहाँ पर मौजूद थी हर एक कंट्री की, तो उन्होंने उस पॉइंट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। बाद में लॉर्ड इरविन को उसका जवाब भी देना पड़ा। ओवर 90,000 इंक्लूड गांधी उनको अरेस्ट किया गया था। गांधी जी को भी बाद में अरेस्ट किया गया है, और उसके अलावा लगभग 90,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है। पीसफुल प्रोटेक्शन जो फेस हुई थी, जो पीसफुल प्रोटेक्शन चल रही थी, उसको बाद में जो मतलब ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बाद बहुत ज़्यादा उसको वायलेंट जो वायलेंट मूवमेंट थी उसमें बदला है अपनी मतलब सेपरेशन की वजह से। हाँ, ये मतलब कुछ कोट्स है। गांधी तो लॉर्ड इरविन क्या लिखता है, इंडिया इज वन वास्ट प्रिजन हाउस। गांधी लिखता है लॉर्ड इरविन को उस लेटर में, इंडिया एक बहुत वास्ट प्रिजन हाउस है। आई रिप्यूडिएट दिस लॉ, मैं इस लॉ को बिल्कुल भी मानता नहीं हूँ। ये गांधी जी लिखता है लॉर्ड इरविन को। एलिन विलिक्सन एक हिस्टोरियन है, ये लिखता है गांधी वॉज द बेस्ट पुलिसमैन द ब्रिटिश हेड इन इंडिया। जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था उस टाइम, एक मतलब स्कॉलर एक हिस्टोरियन लिखता है जो गांधी जी था इंडिया में, ये ब्रिटिशर्स के लिए बेस्ट पुलिसमैन था, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स पर बिल्कुल नजर रखे हुए था कि ब्रिटिशर्स असल में कर क्या रहा है इंडिया पे। ये बहुत ज़्यादा मतलब वाच रख रहा था ब्रिटिशर्स की मूवमेंट्स पे। और एक मतलब ब्रेल स्टोफर्ड इंग्लिश जर्नलिस्ट, एक इंग्लिश जर्नलिस्ट है, वो क्या बोलता है, दांडी मार्च इज द किंडर गार्डन स्टेज ऑफ द रिवोल्यूशन। जो गांधी मार्च है ये एक किंडर गार्डन स्टेज ऑफ द रिवोल्यूशन, यहाँ पर रिवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, ये एक मतलब बच्चों की तरह रिवोल्यूशन यहाँ पर पल रहा है। बेस्ड ऑन द नेशन दैट किंग एम्परर कैन बी इन सीटेड बाय ब्लोइंग सी वाटर इन द कैटल। इससे क्या होगा, जो सी का वाटर है पूरा, मतलब ऐसे आप मानो जो पूरा सी का वाटर है एक कैटल में इस टाइम ब्लो हो रहा है। मतलब जो एक बड़ी रिवोल्यूशन है वो एक छोटी रिवोल्यूशन में अभी चल रही है। यही छोटी रिवोल्यूशन अभी बड़ी रिवोल्यूशन होगी, बाद में ये किंग को यहाँ पर क्या करेंगे, डिथ्रोन करेंगे, यहाँ पर जो भी ब्रिटिश चल रहा है इसको यहाँ से भगा देंगे। ये इसका कहना था जर्नलिस्ट का। तो गांधी, हाँ देखो उसके बाद क्या होता है, जो सेपरेशन बहुत ज़्यादा हुआ है लोगों पर, गांधी जी को बांध किया गया है, लेकिन जो मूवमेंट है, मूवमेंट अभी भी चल रहा था। हालांकि गांधी जी मौजूद नहीं था, लेकिन मूवमेंट अभी भी चल रहा था, लोग मूवमेंट को अभी भी कंटिन्यू कर रहे थे। तो लॉर्ड इरविन आता है गांधी जी के पास, और इरविन पैक्ट के साथ 1931 में लॉर्ड इरविन एक पैक्ट लाता है अपने साथ गांधी जी के साथ। मार्च 1931 गांधी एंड लॉर्ड इरविन अग्री होते हैं एक कंडीशन पे कि किस कंडीशन पे इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अब ख़त्म किया जाएगा, रोका जाएगा, और जो ब्रिटिशर्स है और जो इंडियंस है इनके बीच में एक ब्रिज बना जाएगा, जिसकी वजह से कुछ बातचीत की जाएगी।
पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया गया उस टाइम, जो कांग्रेस एग्री हो गई अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंटर होने के। देखो जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी 1930 में, उस टाइम कांग्रेस नहीं हुई वहाँ पर, मुस्लिम लीग और बी आर अम्बेडकर और और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी वो वहाँ पर हुई फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। बाद में लॉर्ड इरविन आया गांधी के पास कि आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसको टेम्परेरी बेसिस पे आप सस्पेंड करो, हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इसको डिस्कस करेंगे। और दूसरा चीज़ था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको भी डिस्कस करना था। जो ये जो गांधी इरविन पैक्ट है इसको मैं अच्छी तरह एलाबरेट करके बाद में समझाऊंगा। फिलहाल आप इतना याद रखो, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोकने के लिए गांधी जी लॉर्ड इरविन आया गांधी जी के पास कि आप इस मूवमेंट को रोको और आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो हमारे साथ लंदन में आके। तो उसके बाद क्या हुआ है, लंदन में जाके कॉन्फ्रेंस जो होती है वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल होती है। किसकी वजह से? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी बाद में दोबारा जो ब्रिटिशर्स है वो बाद में दोबारा किसकी बात करते हैं, कम्युनल अवार्ड्स की बात करते हैं, वो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात करें। वो बी आर अम्बेडकर उस टाइम डिमांड कर रहा था जो दलित हैं उनको एक अलग सी मतलब मेजॉरिटी मिलनी चाहिए, दलित को एक अलग इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। लेकिन जो गांधी जी था वो इस बात पर बिल्कुल भी राजी नहीं था। गांधी जी बोल रहा था क्या नहीं, हमें डिवाइड एंड रूल इनको करने नहीं देना है, हमें अलग सा मतलब जो दलित के लिए अलग जो वोटिंग का जो सिस्टम है वो हमें नहीं चाहिए, हमें दलित को अपने साथ रखना है, अलग सेपरेट इलेक्टोरेट हमें दलित के लिए नहीं चाहिए। लेकिन जो बी आर अम्बेडकर था वो बिल्कुल चाह रहा था कि मुझे नहीं, दलित के लिए जरूर ही जरूर चाहिए। और जो ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट है उसने उस टाइम बी आर अम्बेडकर को ये अप्रूव भी दिया है, हाँ दलित को एक सेपरेट इलेक्टोरेट मिलकर ही रहेगा। इसकी वजह से गांधी जी ब्रिटिशर्स और बी आर अम्बेडकर से नाराज होके वापस चला आया, कहाँ से, लंदन से वापस इंडिया होके आया। और जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये दिसंबर 1931 में फेल हुई है और गांधी जी वापस रिटर्न आया। और जो ही गांधी जी वापस रिटर्न आया रिलीज होने के बाद 1932 में बाद में दोबारा गांधी जी यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करता है, लेकिन इस टाइम दोबारा गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है और सेपरेशन दोबारा की जाती है और मूवमेंट को दोबारा रोका जाता है। अब रोल ऑफ वुमेन इन यूथ देखो, जो लीडर्स लाइक सरोजनी नायडू थी, ये वुमेन थी सरोजनी नायडू जिसको नाइट एंजल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। कस्तूरीबाई गांधी जी थी। कस्तूरबाई गांधी कौन थी? वो गांधी जी की बीवी थी। उन्होंने जब ये मूवमेंट चल रहा था, जब गांधी जी को बंद किया गया था और जवाहरलाल नेहरू और बहुत बड़े लीडर्स थे उस टाइम, मतलब बहुत बड़े लीडर्स थे, खान अब्दुल गफ्फार खान था या मतलब मोहम्मद अली जिन्ना था, उसके अलावा भी बहुत सारे लीडर्स थे, उन सबको उस टाइम बंद किया गया है। और उस टाइम जो मूवमेंट है उसको लीड किया था सरोजनी नायडू ने और कस्तूरबा गांधी ने, और जो गांधी जी की बीवी थी कस्तूरबा गांधी उसको भी बाद में अरेस्ट किया गया था। स्टूडेंट्स ने स्कूल्स को बाइकाट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम। और जो विलेजर्स ने उन्होंने सेंटर ऑफ द रेजिस्टेंस किया पैदा, किसके लिए? ब्रिटिशर्स ने। विलेजर्स ने बिल्कुल भी टैक्सेस वैक्सेस देने से इनकार कर दिया, हम भाई टैक्स नहीं देंगे, हम किसके साथ है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ है। बाद में क्या होता है, बाय 1934 जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है, क्योंकि जो बहुत बड़े लीडर्स थे उनको बंद किया गया है। 1934 में ये मूवमेंट बिल्कुल स्लो होती है। और किसकी वजह होती है? एक तो लीडर्स को बंद किया गया था और हैवी रिप्रेशन किया गया था लीडर्स पे, और जो कांग्रेस थी इसमें इंटरनल कुछ मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स अंदर ही अंदर हो रहे थे। आपको पता होगा जो मॉडरेट्स है उनकी अलग डिमांड थी। अलग डिमांड क्या मतलब? मॉडरेटर्स चाहते थे कि हम वायलेशन के बुनियाद पर यहाँ पर आज़ादी लेंगे, और जो मॉडरेटर्स चाहते थे वो चाहते थे हम गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके यहाँ पर आज़ादी लेंगे, हम बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उनको बोलेंगे यार हमें आज़ादी दो और हम स्टेप बाय स्टेप आज़ादी लेंगे।
लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट्स थे वो ये बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। एक्सट्रीमिस्ट्स बोल रहे थे हमें आज़ादी चाहिए और हम वायलेशन करेंगे, चाहे हमें जो भी करना पड़ेगा हम ये सब करके रहेंगे। और जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं उन्होंने बहुत सारे मतलब उस टाइम जो बहुत सारे एक्शंस भी किए हैं, उसकी बुनियाद पर बाद में कांग्रेस में इंटरनल डिफरेंसेस पैदा हुई, जिसकी वजह से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये मतलब पीछे चला गया, ये रुक गया। गांधी जी ने बाद में क्या किया है, ऑफिशियली 1934 में गांधी जी ने ये ऐलान किए है अब हम यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को 1934 में एंड कर रहे हैं। तो इस तरह 1934 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अब खत्म हो गया है। तो कंक्लूजन क्या है, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये एक टर्निंग पॉइंट है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, क्योंकि इसने एक बहुत ही बड़े मूवमेंट की बुनियाद रखी है, यूनाइट किया है इसने इंडियंस को। आप बियॉन्ड द कास्ट रिलीजन क्लास जो भी था, औरत मर्द बच्चा बूढ़ा जवान जो भी था, उन सब ने इसमें टेक पार्ट लिया है। री इन्फोर्स किया इसने नॉन वायलेंस एज अ पावरफुल टूल। इसने दोबारा ये साबित किया है कि नॉन वायलेंस एक पावरफुल टूल है। इसकी वजह से नॉन वायलेंस की वजह से जो लॉर्ड इरविन है वो किसके पास आया, गांधी जी के पास आया कि आप भाई पार्टिसिपेशन करो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ब्रॉड इंडियंस क्लोजर टू इंडिपेंडेंस, और ये एक स्टेप था किसकी तरफ से, इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ने का एक स्टेप था। कौन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो अब तक हमने सारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया खत्म। अब हम कुछ क्विक रिवीजन करते हैं क्या हुआ है। जनवरी 1930 में इंडिपेंडेंस डे को ऑब्जर्व किया गया है, ये एक हुआ। इसके बाद क्या हुआ है, मार्च 1930 में साल्ट मार्च बिगेन हुआ है। अप्रैल 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया है। मार्च 1931 में क्या हुआ है, गांधी इरवानी पैक्ट साइन हुआ है। दिसंबर 1931 में गांधी जी रिटर्न आए हैं वापस लंदन से। 1932 में क्या हुआ है, मूवमेंट को रिस्टार्ट किया गया है जब गांधी जी लंदन से वापस आए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो ही फेल हुई 1934 में, गांधी जी ने ऑफिशियली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया है। तो ये जो अभी मैंने आपको ये ग्राफ दिखाया है, अगर आप कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिख रहे हैं तो आप इस ग्राफ को ज़रूर और ज़रूर उस टाइम मेंशन कीजिए प्लीज़। और प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मुझे क्या करना चाहिए। और अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप मुझे वो बिल्कुल कमेंट में मेंशन करें। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो की स्पीड ज़्यादा या कम लग रही है, मैं आप हर एक जिसका भी आप वीडियो देख रहे हो, चाहे कोई भी सर है, आप अपने अकॉर्डिंग उस मतलब स्पीड को एडजस्ट कीजिए। अगर आप तेज़ तेज़ मतलब सुन सकते हैं या उस इससे मतलब स्लो आवाज़ में सुनना चाहते हैं तो आप अपनी मतलब अकॉर्डिंग इस को वॉल्यूम को स्पीड ऑफ द वीडियो को एडजस्ट कीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो अगर आप इस वीडियो को मतलब आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको पता है मतलब ऐसे वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, इसके पीछे हमें बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, क्योंकि जो आपको कंटेंट देना है आपको कल कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात का पूरा ख्याल रखता हूँ, जो भी मैं कंटेंट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करूँगा वो एक स्टैंडर्ड बुक से होना चाहिए और इसमें कोई भी प्रॉब्लम कल नहीं होनी चाहिए। और मैं अपनी तरफ से बिल्कुल ये कोशिश कर रहा हूँ जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ आपको ये बिल्कुल समझ आए, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।